इस युद्ध के अधिकांश समय में थर्मोबैरिक हथियार का अर्थ एक ही है, व्यापक विनाश। यह शब्द लगभग TOS 1A सोन सेपियोक का पर्याय है, एक रूसी रॉकेट लॉन्चर जो एक बार में 2 दर्जन वारहेड दागता है। ODAV 500 किलोग्राम की ग्लाइड बम है जो मशरूम जैसे बादल बनाती है और मीलों दूर से दिखती है। रूस ने युद्ध में दोनों का आबादी वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया है। ऐसी कार्रवाइयां जो युद्ध अपराधों के आरोपों में शामिल है, जिनकी जांच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कर रहा है। यही सिद्धांत अब तक दुनिया रूस से जोड़ती रही है। बड़ा है तो बेहतर है। एक हमले में जितना बड़ा इलाका रहने लायक नहीं बन सकता, उतना ही प्रभावी वो हथियार होता है। उस दायरे में फंसे आम नागरिक एक स्वीकार्य और शायद जानबूझकर चुकाई जाने वाली कीमत माने जाते हैं। लेकिन यूक्रेन ने दूसरी दिशा में कदम उठाया है। उनके लिए कम ही ज्यादा है। यूक्रेन जून 2026 में पेरिस डिफेंस एक्सपो में आधा किलोग्राम वजनी थर्मोबैरिक हथियार लाया जो कार्गो पॉकेट में फिट हो जाता है। उस हथियार ने चुपचाप पूरे हथियार वर्ग की परिभाषा और उसके इस्तेमाल को बदल दिया है। सामूहिक हताहतों के बजाय हथियारों को सटीकता के लिए फिर से ढाला जा रहा है, जहां लक्ष्य एक ही कमरा, खाई या वाहन होता है। हम बताएंगे कि थर्मोबैरिक हथियार कैसे काम करते हैं, रूस और यूक्रेन एक ही तकनीक के 2 अलग अलग छोरों पर कैसे पहुंचे, और यूक्रेन का नया ग्रेनेड, साथ ही अब इसके चारों ओर बन रहा ड्रोन सिद्धांत यह दिखाता है कि युद्ध की नजदीकी लड़ाई किस ओर बढ़ रही है। थर्मोबैरिक हथियारों के काम करने के तरीके से शुरू करते हैं। एक पारंपरिक विस्फोटक एक ही अपने आप में पूरी घटना होती है। ठोस या तरल यौगिक विस्फोटित होता है और अपनी सारी ऊर्जा तेज रासायनिक प्रतिक्रिया में छोड़ता है, और नुकसान विस्फोट की लहर और उसके साथ जाने वाले टुकड़ों से होता है। थर्मोबैरिक हथियार 2 चरणों में काम करता है। आयुध के भीतर एक ईंधन कंटेनर होता है जो 2 अलग अलग विस्फोटक चार्ज से जुड़ा होता है। पहला चार्ज विस्फोट करता है और ईंधन को बारीक एरोसॉल के बादल के रूप में फैला देता है, इसे आसपास की हवा में छिड़क देता है। सेकंड के 1 अंश बाद दूसरा चार्ज बादल को प्रज्वलित करता है, क्योंकि अब ईंधन कंटेनर में नहीं वातावरण में फैल गया है। यह आसपास की हवा में पहले से मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके जलता है। परिणाम एक तेज तात्कालिक धमाका नहीं होता, बल्कि एक लगातार बनी रहने वाली दबाव तरंग और एक आग का गोला बनता है जो कुछ समय तक रहता है, जो लंबे समय तक जलता है और उस ओवर प्रेशर को उसी आकार के पारंपरिक चार्ज की तुलना में कहीं अधिक बाहर तक धकेलता है। वो बात कि इसे जलने के लिए आसपास की हवा चाहिए, यही इन हथियारों के बारे में सबसे अहम बात है। ये बात बताती है कि ये डरावने क्यों है और इनकी सीमाएं क्या है। खुले मैदान में जहां धमाका प्रतिध्वनित नहीं होता, एक थर्मोबैरिक हथियार वास्तव में कम प्रभावशाली हथियार होता है। वहां दबाव की लहर बस बाहर की ओर फैलती है और बिखर जाती है। लेकिन वही हथियार अगर किसी बंद या आंशिक रूप से बंद जगह के अंदर रखा जाए तो सब कुछ बदल जाता है। अतिरिक्त दबाव के पास कहीं जाने की जगह नहीं होती, वह हर दीवार से टकरा कर लौटता है, खुद पर चढ़ता जाता है और एक ही पल में कई दिशाओं से लक्ष्य तक पहुंचता है। यूएस आर्मी के संदर्भ सामग्री में इस प्रभाव को एक लंबे समय तक चलने वाले दबाव और वैक्यूम के झटके के रूप में बताया गया है, जो नरम ऊतकों को वैसे ही फाड़ सकता है जैसे यह विमान की बाहरी सतह या रडार सतहों को फाड़ देता है। दीवारें लोगों को सुरक्षा नहीं देती, वे लहर को बार बार उछालकर चीरने फाड़ने वाले असर को और बढ़ा देती है। इसके अलावा जब आग का गोला जलता है तो वो उस बंद जगह का ऑक्सीजन भी खा जाता है, जिसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति शुरुआती धमाके से बच जाता है उसे अब दम घुटने के दूसरे प्रभाव से भी लड़ना पड़ता है। तो इस हथियार का इस्तेमाल शहरों में और इमारतों के खिलाफ इसलिए किया गया है क्योंकि असली सैन्य लक्ष्यों जैसे सैन्य ढांचे या अकेले टैंकों के खिलाफ इसका असर कम होता है। खुले में एक थर्मोबैरिक वारहेड को किसी भी काम का बनाने के लिए उसे बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि संभालना मुश्किल होगा। रूस का तरीका हमेशा से यही रहा है कि कमरे के भीतर मौजूद लोगों को निष्क्रिय करने के सिद्धांत को बढ़ाकर पूरे मोहल्ले के आकार तक ले जाया जाए। सबसे स्पष्ट उदाहरण है पहले उल्लेखित TOS 1A सोन सेपियोक। इसका अर्थ है तेज धूप। यह 24 बैरल वाला है 220 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर जो T-72 टैंक के चेसिस पर लगाया गया है। 1980 के दशक में सोवियत रासायनिक टुकड़ियों ने इसे विकसित किया और अफगानिस्तान युद्ध में बंचीर घाटी में उपयोग किया। ये हथियार तकनीकी रूप से रूस की परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा टुकड़ियों को सौंपा गया है, न कि सामान्य तोपखाने इकाइयों को। इसे अक्सर केवल एक काम के लिए मैन्यूवर ब्रिगेड से जोड़ा जाता है। शहरी क्षेत्रों में स्थायी रक्षा ठिकानों की सफाई। रूस ने चेचन युद्धों के दौरान ग्रोजनी में और सीरिया में इसका इस्तेमाल किया। ये फरवरी 2022 के हमले के कुछ दिनों बाद यूक्रेन भी पहुंच गया। फिल्म बेलारूसी सीमा पार करते समय रिकॉर्ड हो रही थी। हर रॉकेट एक बादल फैलाता है जो लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल उठता है। सही हालात में एक ही सल्वो यह एक रिहायशी ब्लॉक जितनी इमारतों या किलेबंदी को पूरी तरह मिटा सकती है। यही एक ही प्लेटफॉर्म में समाया रूस का पूरा सिद्धांत है। एक सिस्टम,
एक बार जो भी एंगेजमेंट एरिया में है उसके लिए ये बड़ी समस्या है। और फिर है ODAV 1500 जो उसी तर्क को लेकर हवाई हमले के रूप में इस्तेमाल करता है। यह 1500 किलोग्राम का थर्मोबैरिक ग्लाइड बम है जिसे सोवियत युग के बम बॉडी और आधुनिक UMP के ग्लाइड किट से बनाया गया है, जिससे रूसी विमान इसे लक्ष्य से दर्जनों किलोमीटर दूर से छोड़ सकते हैं, जो ज्यादातर यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों की पहुंच से काफी बाहर है। रूस ने इसे पहली बार मार्च 2024 में यूक्रेन पर इस्तेमाल किया था। रूसी सीमा से बस कुछ किलोमीटर दूर सुमी क्षेत्र के गांव पर हमला हुआ था। फुटेज में एक आग का गोला और मशरूम जैसा बादल आसमान में 1 किलोमीटर ऊपर उठता दिखा। इसके बाद इसे खार्किव, डोनेट्स्क, कुपियांस्क में उपयोग किया गया। हर जगह वही पैटर्न दोहराया गया। हर बार जब रूस ने गिराया, ये हमेशा आबादी वाले इलाके में या पास गिराया गया, सिर्फ उसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि यूक्रेन और पूरी दुनिया देख सके कि रूस एक झटके में कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए रूस का 2007 में तथाकथित सभी बमों का बाप का परीक्षण भी है, 60 टन का थर्मोबैरिक हथियार। क्रेमलिन ने इसे सामरिक परमाणु बम के गैर परमाणु विकल्प के रूप में प्रचारित किया। ये दिखाता है कि वे थर्मोबैरिक हथियारों की क्षमता को वे कैसे देखते थे। जैसा कि बाद में साबित हुआ, TOS-1A अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद ये रूस के शस्त्रागार की सबसे कमजोर प्रणालियों में से एक साबित हुआ है, खासकर उसी तरह के ड्रोन से भरे युद्ध क्षेत्र में जैसा यूक्रेन ने बनाया है। आकार और थर्मल सिग्नेचर की वजह से इसे छुपाना लगभग असंभव है। इसके भारी लॉन्चर में वे कोक केज नहीं फिट होते जो अन्य रूसी बख्तरबंद वाहनों को FPV हमलों से बचाते हैं। और ओपन सोर्स ट्रेकर्स ने रूस के अनुमानित युद्ध पूर्व 48 सिस्टम्स के बेड़े में से 36 को जुलाई 2026 तक क्षतिग्रस्त, कब्जा या नष्ट होते हुए दर्ज किया है। युद्ध के मैदान पर सबसे डरावना थर्मोबैरिक प्लेटफॉर्म अब छोटे सस्ते ड्रोन का निशाना बन गया है, जिनके इर्द गिर्द यूक्रेन चुपचाप एक बिल्कुल अलग थर्मोबैरिक सिद्धांत बना रहा है। यही से समझ आता है कि आखिर यूक्रेन का दूसरी दिशा में बदलाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। स्वतंत्रता के बाद यूक्रेन को भी सोवियत थर्मोबैरिक विरासत का हिस्सा मिला था, मुख्य रूप से RPG-7 थर्मोबैरिक राउंड्स और कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले श्मेल फ्लेम थ्रोवर चार्ज के रूप में। बखमुत के पास यूक्रेनी पैदल सेना ने सोवियत राउंड्स का इस्तेमाल कब्जाई इमारतों पर वैसे ही किया जैसे रूसी सैनिकों ने अन्य जगहों पर किया। लेकिन 2017 से शुरू होकर यूक्रोबोरोम्प्रोम यूक्रेन की रक्षा उद्योग ने पहली RGT-27 हैंड ग्रेनेड का अनावरण किया। यह 2020 में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं में सेवा में आया और इसे शुरू से ही इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसे किसी एक कब्जे वाले स्थान में फेंका या बाद में उड़ाया जा सके। 600 ग्राम का RGT-27 ग्रेनेड लगभग 13 घन मीटर की आग का गोला बनाता है, जो लगभग 4 सेकंड तक रहता है और 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान तक पहुंचता है। ये किसी बंद जगह में छुपे व्यक्ति को मार सकता है, पर इमारत को रॉकेट हमले जैसा नुकसान नहीं पहुंचाता। यूक्रेनी पैदल सेना ने इसका वही उपयोग किया जिसके लिए ये बना था। खाइयों और किलेबंद इमारतों को साफ करने में विखंडन ग्रेनेड के टुकड़े अक्सर कोनों और छिपी जगहों तक नहीं पहुंच पाते, जिन्हें रक्षक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक थर्मोबैरिक ग्रेनेड में यह कमी नहीं होता। दबाव की लहर पूरे कमरे में फैल जाती है, ये बाधाओं के चारों ओर लिपट जाती है और रक्षक को बचाने वाली संरचना ही उसे मारने लगती है, क्योंकि दीवारें अब विस्फोट को परावर्तित और बढ़ा देती हैं। यूक्रेनी बलों ने ग्रेनेड को उठाकर आधुनिक युद्ध की अपनी सबसे बड़ी खोज से जोड़ा। ड्रोन 2023 से शुरू होकर 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड का एक व्यापक रूप से साझा किया गया मामला दिखाता है कि एक व्यावसायिक DJI Mavic 3 का उपयोग एक परित्यक्त रूसी BPM इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के खुले हैच में सीधे RGT-27S2 थर्मोबैरिक ग्रेनेड गिराने के लिए किया गया, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। ग्रेनेड और ड्रोन उस भूमिका के लिए खास नहीं बनाए गए थे। कुछ सैनिकों ने बस यह समझ लिया कि 600 ग्राम का थर्मोबैरिक चार्ज अगर किसी हैच या खिड़की से पर्याप्त सटीकता के साथ डाला जाए तो वह टैंक के तंग हिस्से में उतना ही नुकसान कर सकता है जितना कि एक बहुत बड़े और कहीं अधिक महंगे एंटी टैंक हथियार से होता। और जून में पेरिस में होने वाले यूरो सेटोरी 2026 में यूक्रेन ने RGT-45 और इसके छोटे वर्जन का खुलासा किया। RGT-45A कागज पर ये 500 ग्राम या कम वजन वाले ग्रेनेड परिवार का मामूली विकास लगता है। व्यवहार में यूक्रोबोरोम्प्रोम का कहना है कि इनकी मारक क्षमता अब इतनी बढ़ गई है कि ये नई श्रेणी में आ गए हैं। RGT-45 का वजन 500 ग्राम है और इसमें 300 ग्राम थर्मोबैरिक मिश्रण होता है और कंपनी का कहना है कि बंद जगह में इसका प्रभावी नुकसान का आयतन 120 घन मीटर से भी ज्यादा है। कॉम्पैक्ट RGT-45A का वजन 225 ग्राम है, जिसमें 135 ग्राम मिश्रण होता है। इसका प्रभावी नुकसान आयतन
60 घन मीटर से ज्यादा बताया गया है। अगर हम इसकी तुलना पुराने RGT 27S2 के 13 घन मीटर से करें, ये 10 या 20% नहीं बल्कि उस जगह के आयतन में करीब 10 गुना बढ़ोतरी है, जिसे ये हथियार घातक बना सकता है। ये ग्रेनेड के वजन या आकार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाए बिना हासिल हुआ है। यूक्रोबोरमप्रोम खुद इस सुधार को RGT 27S2 की तुलना में कुल मिलाकर केवल 20 से 30% अधिक प्रभावी के रूप में पेश करता है। कंपनी ने साफ किया कि यह बढ़त बड़े आकार से नहीं बल्कि लगभग पूरी तरह उन्नत थर्मोबैरिक रासायनिक मिश्रण से आती है। लेकिन एनर्जी ड्रिंक के आकार की किसी चीज से 120 घन मीटर घातक ओवर प्रेशर और गर्मी निकालना रसायन शास्त्र में हथियार विकास के लिए बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि यह सुधार भविष्य के इसी आकार के गोला बारूद में बिना पुनः डिजाइन शामिल हो सकता है। अगर यही मिश्रण बड़े गोला बारूद में इस्तेमाल हो तो हथियार की पेलोड क्षमता काफी बढ़ सकती है। इसे सिर्फ एक नए ग्रेनेड से थोड़ा ज्यादा दिलचस्प इसलिए बनाता है क्योंकि यूक्रेन वास्तव में ड्रोन डिलीवरी के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए थर्मोबैरिक गोला बारूद का पूरा परिवार बना रहा है। इसने उसी परंपरा को अपनाया और बढ़ाया जिसकी शुरुआत 59वीं ब्रिगेड माविक स्ट्राइक ने लगभग गलती से की थी। RGT 45 श्रृंखला के साथ साथ यूक्रोबोरोप्रोम ने भी विशेष रूप से बनाए गए थर्मोबैरिक बॉम्बलेट्स TB1 और TB2 का प्रदर्शन किया है, जिन्हें विशेष रूप से ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला बम मल्टी रोटर ड्रोन से गिराना है, जबकि दूसरा सीधे वन वे FPV ड्रोन पर वारहेड के रूप में लगाया जाना है। TB1 का वजन लगभग 2.5 किलोग्राम है और इसका न्यूनतम घातक त्रिज्या 2.5 मीटर है और बड़ा TB2 का वजन 4.5 किलोग्राम है, जिसका न्यूनतम त्रिज्या 3.5 मीटर है और दोनों में एक यूनिवर्सल फ्यूज लगा है जो मौसम और नमी की स्थिति के बावजूद काम करता रहता है। ये वही RGT 27 से RGT 45 की कहानी है जो अब थोड़ा बड़े स्तर पर दोहराई जा रही है। इस बार यह हथियार शुरू से ही ड्रोन पेलोड के लिए डिजाइन हुआ था। इसके विपरीत RGT 45 अब भी बुनियादी तौर पर एक ग्रेनेड है जिसे गिराया जा सकता है। मुख्य हथियार की विशेषताएं बताने के बाद आइए सीमित जगहों में हथियारों के इस्तेमाल की रणनीति पर चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप मिलिट्री शो को सब्सक्राइब कर चुके हैं ताकि आप फ्रंट से सीधे कोई भी नई अपडेट्स और विश्लेषण मिस न करें। अब थर्मोबैरिक ग्रेनेड्स के इस्तेमाल से इतर आधुनिक इन्फेंट्री हथियारों में एक व्यापक प्रवृत्ति देखी गई है, जिसमें खास तौर पर तंग जगहों के लिए डिजाइन किया जा रहा है, न कि उसे बाद की बात माना जा रहा है। इस युद्ध के अन्य हिस्सों में पश्चिमी देशों से मिली स्वीडिश कार्ल गुस्ताफ रिकॉयलेस राइफल खास तंग जगह के लिए बनी गोली के साथ आती है। हीट 655 ये गैस बैकब्लास्ट के बजाय ठोस काउंटर मास का उपयोग करता है, विशेष रूप से इसलिए ताकि इस हथियार को कमरे के अंदर से चलाया जा सके बिना अपने ही क्रू को मारे। यूक्रेन की थर्मोबैरिक ग्रेनेड लाइन वही समस्या अलग तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रही है। एक बड़े हथियार को कमरे के अंदर चलाने के लिए सुरक्षित बनाने के बजाय ये कमरे के अंदर इस्तेमाल होने वाले हथियार को उसके पैमाने के हिसाब से काफी असरदार बना रहा है। यूक्रेनी इकाइयों ने ठीक ऐसे ही हमले के तरीके के आधार पर अपनी रणनीतियां पहले ही बना ली है। फ्रंटलाइन ड्रोन टीमों में एक आतंकवादी समूह के ऑपरेटर भी शामिल है। ने 2 ड्रोन तकनीक का जिक्र किया है जिसका इस्तेमाल मजबूत इमारतों को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिन्हें रूसी सैनिक अपने मजबूत ठिकानों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला FPV ड्रोन जो पारंपरिक उच्च विस्फोटक वारहेड लेता है, छत या दीवार में छेद कर देता है, संरचना के अंदर जाने के लिए एक रास्ता खोल देता है। दूसरा ड्रोन थर्मोबैरिक गोला बारूद के साथ सीधे खुले रास्ते से अंदर जाकर विस्फोट करता है। यह पैदल सेना के वर्षों के युद्ध अनुभव से निकली खाई साफ करने की वही तर्क पद्धति है जिसे लगभग ज्यों का त्यों ड्रोन युग में उतार दिया गया है। गोलियों की बारिश में किसी सैनिक के खुद दरवाजे तक जाकर उसके भीतर ग्रेनेड फेंकने के बजाय 2 ड्रोन सेंध लगाने का काम करते हैं। किसी भी समय एक भी यूक्रेनी सैनिक रक्षकों की नजर में नहीं आता। यही छोटी शक्तिशाली थर्मोबैरिक चार्ज का सबसे बड़ा सामरिक लाभ है। जब आपके पास ऐसे ड्रोन हो जो खिड़कियों जैसी छोटी जगहों से उड़ सके, इससे प्रभावी रेंज और संभावित लॉन्च ट्रेजेक्टरी बढ़ जाती है। यही मूल विचार बड़े पैमाने पर भी लागू हो रहा है, जिससे यह सिद्धांत वास्तव में क्या हासिल कर सकता है इसका दायरा और बढ़ जाता है। ग्लेफर और कल्वर एरोस्पेस का बेहेमोथ स्ट्राइक ड्रोन मई 2026 में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। यह 75 किलोग्राम का टेंडम पेलोड ले जाता है, जिसमें आगे 40 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वारहेड है। इसके पीछे 35 किलोग्राम का थर्मोबैरिक चार्ज होता है। जून 2026 में ये ड्रोन पहले चोनहार बेच पर इस्तेमाल हो चुका है, जो कब्जे वाले खेरसोन ओब्लास्ट को क्रीमिया से जोड़ता है, जिससे प्रायद्वीप के प्रमुख लॉजिस्टिक कॉरिडोर में बाधा आई। लेकिन जहां ये ड्रोन ग्रेनेड्स की तुलना में बहुत बड़ा है, वहीं इसकी मूल डिजाइन फिलोसॉफी वही है। यह ग्रेनेड काफी बड़े और कम आसानी से संभाले जा सकने वाले एंटी टैंक ग्रेनेड की जगह लेता है। बीहीमॉथ का मकसद
स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइल की जगह लेना है। ब्रिटिश या फ्रेंच द्वारा सप्लाई किया गया स्टॉर्म शैडो लगभग 1300 किलोग्राम का पारंपरिक वारहेड रखता है। इसे पारंपरिक रूप से हवा से लॉन्च किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे बनाने में $1 मिलियन से भी ज्यादा खर्च आता है। इस विशालकाय की लागत 35 से $55,000 बताई गई है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर से अधिक बताई गई है। तो ये सीधे तौर पर स्टॉर्म शैडो से मुकाबला करता है। यूक्रेन ने तो इस कॉन्सेप्ट को नौसेना में इस्तेमाल के लिए भी ढाल लिया है। जून की शुरुआत में आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन ने मशहूर सी बेबी को भी ढाल लिया है, जिसमें श्मेल थर्मोबैरिक ग्रेनेड लॉन्चर लगाए गए हैं और यहाँ तक कि ड्रोन बोट के साइड कंपार्टमेंट में अलग FPV ड्रोन तैनाती प्लेटफॉर्म भी लगाए गए हैं। इसने मूल रूप से एक बार इस्तेमाल होने वाले ड्रोन को एक तैरता हुआ मल्टी वेपन प्लेटफॉर्म बना दिया है, जो रूसी तट पर बनी मजबूत पोजीशनों पर हमला कर सकता है। मुद्दा ये है, थर्मोबैरिक हथियार उस डिजाइन फिलोसॉफी को दिखाते हैं जो मात्रा से ज्यादा सटीकता को प्राथमिकता देती है। इन्हें हथगोले जितने छोटे हथियारों से लेकर छोटी मिसाइलों की जगह लेने वाले हथियारों तक में इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दें, यह वही रुकता है जहां से रूसी हथियार तबाही मचाना शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ बैलिस्टिक या परमाणु मिसाइलों की जगह लेने के लिए नहीं बनाया गया है, बस मजबूत किलेबंदी और खाइयों को साफ करने के लिए। और यही आखिरी वजह है कि 2026 में थर्मोबैरिक हथियारों पर इतनी तीखी बहस हो रही है। आप देखिए, पिछले 2 सालों के दौरान ज्यादातर लड़ाई डोनबास क्षेत्र से गुजरने वाली एक अपेक्षाकृत स्थिर रेखा तक ही सीमित रही है। रूस ने 2022 के अंत में ही मूल रक्षा रेखा बनाना शुरू किया था। ये लगभग 1000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है जो यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों के अंदर है, बाद में जिसे सुराजविकिन रेखा के नाम से जाना गया। इसमें बारूदी सुरंगों की परतें, ड्रैगन के दांत शामिल थे और बिखरी खाई प्रणालियां, विशेष रूप से यूक्रेनी जवाबी हमले को रोकने या असर घटाने के लिए, और यह काम कर गया। यूक्रेनी सेनाओं ने 2023 का ज्यादातर समय इसकी सिर्फ एक सेक्टर में भारी कीमत चुकाते हुए बिताया और वे कभी इसे पूरी तरह भेद नहीं सकी। फिर भूमिकाएं उलट गईं। 2024 से शुरू होकर नए रूसी हमलों का सामना करते हुए यूक्रेन ने भी अपना संस्करण बनाया, एक नेटवर्क जिसे यूक्रेन की नई डोनबास लाइन कहा जाता है। ये डोनेट्स्क, डिनिप्रोपेट्रोव्स्क, खार्किव और जापोरिजिया से होकर 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। सुराजविक लाइन की तरह ये बिखरे और छुपे मजबूत ठिकानों से बनी है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ड्रोन और सैटेलाइट की जासूसी का एक ही निशाना न बने। दोनों पक्ष स्वतंत्र रूप से एक जैसी किलेबंदी नीति पर पहुंचे, यानी दोनों खाइयों, बंकरों और मजबूत ठिकानों की पंक्तियों पर बैठे हैं, जिन्हें क्रमशः साफ करना होता है। यूक्रेन की ज्यादा व्यापक ड्रोन दीवार कई जगहों पर मोर्चे से 15 से 25 किलोमीटर पीछे तक फैली है। इस लड़ाई को उसने और खतरनाक बना दिया, खासकर उनके लिए जो खुले में चलते हुए पकड़े जाते हैं। थर्मोबैरिक ग्रेनेड दोनों तरफ की रक्षा पंक्तियों को तोड़ने के लिए उपयुक्त है, ठीक उसी भौतिकी के कारण जिससे हमने शुरू किया था। छर्रे सपोर्ट बीम के पीछे या डगआउट के मोड़ के आसपास की ओट वाली जगह तक नहीं पहुंच सकते। अगर सैनिक बंकर के गलत कोने में है तो वह दरवाजे से फेंके गए छर्रे वाले ग्रेनेड से बच सकता है। थर्मोबैरिक चार्ज का प्रेशर वेव बंद जगह के हर कोने तक पहुंचता है, इसलिए वह कोना नहीं बचता। यही वजह है कि प्रभावी नुकसान के क्षेत्र में 10 गुना बढ़ोतरी एक ही विस्फोटक से किसी मजबूत संरचना के कितने हिस्से को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, यह पूरी तरह बदल देती है। जो एक ही ड्रोन द्वारा छोड़ा गया हो वह एक बार में निष्क्रिय कर सकता है। इसका मतलब है कि यूक्रेनी इकाइयां कम संसाधनों में और अपनी पैदल सेना को कम खतरे में डालकर रूसी रक्षा पोजीशन साफ कर सकती हैं। यहाँ एक कानूनी और नैतिक पहलू है जिसे साफ साफ कहना जरूरी है, न कि नजरअंदाज करना। अंतरराष्ट्रीय कानून वैध सैन्य लक्ष्यों पर थर्मोबैरिक हथियारों के इस्तेमाल को नहीं रोकता और इस श्रेणी के हथियारों को विशेष रूप से सीमित या प्रतिबंधित करने की हर कोशिश नाकाम रही है। वैधता किससे तय होती है और रूस द्वारा TOS 1A और ODAV 1500 के इस्तेमाल पर युद्ध अपराध के आरोप किस वजह से लगे, यह हथियार की कार्यप्रणाली पर नहीं बल्कि लक्ष्य पर निर्भर करता है। जब इनका उपयोग खाई, बंकर या बख्तरबंद वाहन पर होता है तो थर्मोबैरिक हथियार भी युद्ध का एक कानूनी साधन है, जैसे कोई और हथियार होता है। कानून के अनुसार ये पारंपरिक ग्रेनेड या एंटी टैंक राउंड जैसा ही है, लेकिन जब इसे अपार्टमेंट बिल्डिंग या रिहायशी इलाके के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, वही भौतिकी इसे बंकर में विनाशकारी और आम नागरिकों के खिलाफ भारी जनहानि पहुंचाने वाला हथियार बनाती है। अंतिम बिंदु ही उस आरोप का मूल है जिसमें रूस पर 1999 में ग्रोजनी से लेकर 2016 में अलेप्पो और 2020 के दशक में ओडाव 1500 से प्रभावित यूक्रेनी शहरों तक शहरी बमबारी का एक पैटर्न अपनाने का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन का घोषित सिद्धांत RGT-27, RGT-45 और ड्रोन से पहुंचाई जाने वाली TB सीरीज में लगातार खाइयों तक सीमित रहा है। लड़ाकों के कब्जे वाली इमारतें और वाहन, क्या वह सिद्धांत हर यूनिट की हर मुठभेड़ में लागू होता है? एक युद्ध जो अपने 5वें साल में प्रवेश कर चुका है। यूक्रेन की सैन्य कमान के बाहर कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन वर्षों से खुले स्रोत रिकॉर्ड में हमलों का पैटर्न लगातार एक जैसा रहा है। रूस ने
थर्मोबैरिक हथियारों का इस्तेमाल ऐसे इलाकों पर व्यापक असर के लिए किया है जहां नागरिक भी मौजूद हों। यूक्रेन ने वही मूल भौतिकी छोटे पैमाने पर अपनाई है। एक ही कमरे, एक ही वाहन, एक ही किलेबंद ठिकाने के खिलाफ सटीकता के लिए, और हर ज्ञात मुठभेड़ इसी उद्देश्य के अनुरूप है। RGT-45 रूस के लिए अपने आकार की वजह से खतरनाक नहीं है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि इस पूरे हथियार वर्ग का इस्तेमाल कितने अलग तरीके से किया जा सकता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह इस बात को भी उजागर करता है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रूस यूक्रेन पर कितना अधिक अनुषंगिक क्षति पहुंचाने को तैयार है। यह रूस की सैन्य तकनीक की विफलताओं का प्रतीक है, जो इस हथियार को छोटा और प्रभावी बनाने में सफल नहीं हो सकी। अगर ये आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हम हर दिन यूक्रेन, रूस और नेटो के हथियार विकास व युद्ध क्षेत्र सिद्धांत को कवर करते हैं।